वन माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली बोर्न टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ देर बाद विंग कमरे में आया, देखा कि वांगजी तैयार हो रहा है जबकि दो बीटा पुरुष उसकी मदद कर रहे हैं। नौकर विंग के सामने झुके और विंग वांगजी की ओर चला और उसकी मदद करना शुरू कर दिया, जबकि बीटा कुछ दूरी पर खड़े हो गए। जैसे ही वांगजी ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, वे बीटा तुरंत विंग और वांगजी को कक्ष में अकेला छोड़कर वहां से चले गए, जबकि वांगजी के चेहरे पर गुस्से के भाव स्पष्ट थे। विंग ने वांगजी के गलों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ किंग? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग को अपनी गोद में खींच लिया। देन उसने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। विंग वांगजी को वह करने दे रहा था जो वो करना चाहता था। वांगजी विंग को रफली किस कर रहा था और वाइट कर रहा था। वह विंग को कसकर गले लगा रहा था। वह विश्वासघात महसूस कर रहा था। वह गुस्सा भी था। वह अपने बच्चे की असली पहचान में 15 साल तक नहीं जानता। वह जानता है कि वह कुछ भी नहीं है, लेकिन वह यह जानने का तो हकदार था। उसने किसको तोड़ा और विंग के कंधे से चिपक गया, जबकि विंग उसके पेट को सहला रहा था। विंग ने बहुत धीरे से पूछा, कुछ हुआ है किंग? वांगजी ने नोट किया। विंग ने कहा, तो क्या आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं? वांगजी ने धीरे से कहा, मैं पहले यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ। विंग ने नोट किया। देन वांगजी ने कहा, मैं तीसरे राजकुमार की माँ से मिलने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। विंग ने कहा, कॉन्क्यूवाइन याओ? वांगजी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, अब वो कॉन्क्यूवाइन नहीं है। विंग ने कहा, मेरा मतलब लेडी याओ? वांगजी ने कहा, विंग ने वांगजी के फोrehead पर किस किया और कहा, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। वांगजी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, विंग, तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे कि मैं उस ओमेगा से मिलने जा रहा हूँ? विंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे आप पर भरोसा है किंग। वांगजी खुद को रोक नहीं पाया और उसने विंग को किस कर लिया। कुछ देर बाद सुबह के 9 बज रहे थे। विंग जैस्मिन पवेलियन में अपने बगीचे में हाथ पर हाथ रखकर बैठा था। उसे अचानक लगा कि सिजोई इतना निर्दयी क्यों हुआ है। वह ऐसा क्यों है? उसके सभी भाई एक दूसरे से परेशान हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, पर वे सभी जानते हैं कि वे एक दिन सिंहासन के लिए लड़ना होगा। एक ही रास्ता है, लड़ो या मरो। लेकिन फिर भी उन सभी के बीच एक शांत रिश्ता है। लेकिन सिजोई अलग है। खैर, वह अलग है। वह यह भी सोचता है कि हर कोई उसका दुश्मन है, हर कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता है। और सिजोई के बारे में यह सब कुछ इतना हैरान और रहस्यमय है। विंग ने शुयांग की ओर देखा और बोला, शुयांगा? शुयांग विंग की ओर आया और बोला, उसने विंग से कहा। विंग ने शुयांग से कहा, क्या हो? वो कौन सी बात है जो हमें सबसे ज़्यादा याद रहती है? हम डर गए थे जिससे हमारे दिल में सुनामी आ जाए। शुयांग ने कंफ्यूजन में अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या? विंग ने कहा, विजन। शुयांग ने फिर से कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है विंग? विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो चीज़ हमें अपनी आंखों से देखी वही हमें सबसे ज़्यादा याद रहती है। कभी कभी उससे बहुत आहत हो जाते हैं हम। कभी कभी हम उस दृश्य में जीते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग उस घटना पर अटका हुआ है और हम यह सोचते हुए जीते रहते हैं कि हमारा अंत भी वैसा ही होगा। शुयांग ने मुंह बनाते हुए कहा, विंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वहीं विंग ने अपने मन में कहा, मेरे पहले जीवन का परिणाम है। लेकिन अब मेरी ही तरह सिजोई के साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि सिजोई ताकतवर नहीं है, बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुझे ही तो ऐसा ही लगता है। उसे लगता है कि उसका एक गलत कदम और वह खत्म। वह मजबूत नहीं है, वह डरा हुआ है और अपने डर को खत्म करने के लिए ही उसने सुसाइड किया था। विंग खुद में ही इस चीज़ को बताया। और इधर डेजी पवेलियन में सिजोई अपनी कलाई में मशोहिल को लिए अपने पवेलियन के पीछे की ओर चला गया। पवेलियन के पीछे एक बड़ी झील थी और पहरेदारों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि सिजोई वहां पर अकेले समय बिताना चाहता था। उसने मशोहिल को ज़मीन पर रख दिया और जो पानी पर रेंगते हुए चला गया। वहीं सिजोई घास पर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। तभी अचानक एक अल्फा उसके पास आकर बैठ गया।
सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं वेनिंग, उसका चेहरा एकदम इमोशनल लिस्ट था। सिजोई और वेनिंग चुपचाप बैठे थे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। सिजोई झील को देख रहा था और वेनिंग सुंदर आकाश को देख रहा था जो अचानक काले बादलों से उदास हो गया था। सिजोई नाराज नहीं था, वह वास्तव में खुश था कि वेनिंग जीवित है। उसके अंदर का वुल्फ खुशी से चिल्ला रहा था क्योंकि वेनिंग जीवित है, लेकिन इस बात से वह सहमत नहीं होगा। लेकिन अचानक सिजोई को एहसास हुआ कि वेनिंग कितनी जहरीली चीज से बच गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मून गॉडेस चाहती हैं कि वह जीवित रहे, लेकिन कुछ भी हो, सिजोई मून गॉडेस पे विश्वास करता है। तभी वेनिंग ने अचानक सिजोई को घास पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया, जबकि सिजोई वेनिंग की ओर अपनी ठंडी निगाहों से देखने लगा। वेनिंग का हाथ सिजोई के गालों पर चला गया, धीरे और कामुकता से सहलाते हुए। उसके गहरे भूरे रंग के नेत्रों में देखते हुए वेनिंग का हाथ सिजोई के कंधे से चिपक गया, जबकि सिजोई अपने ओठों को काट रहा था। उसे अपने पेट पर हजारों तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। अल्फा का प्रभाव उस पर काम कर रहा था। वह खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि उसका अल्फा उसे छू रहा है। वह वेनिंग को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वेनिंग का बल बहुत मजबूत था। लेकिन फिर भी सिजोई कमजोर दिमाग वाला इंसान नहीं था। वेनिंग ने सिजोई की खुली गर्दन को लिक किया। सिजोई ने जल्द ही उसे धक्का दिया और दूर खड़ा हो गया। उसने पलक झपकते ही अपनी तलवार निकाली और वेनिंग के गर्दन पर रख दी। वेनिंग ने अपनी बचाव की नज़रों से उसकी ओर देखा। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हें यहीं मार सकता हूँ इसी क्षण। वेनिंग हंसा और उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं कर सकते मेट। वहीं तलवार वेनिंग के हाथ पर कट रही थी। उसके हाथ से खून बह रहा था। यह देखकर वेनिंग अपने दांतों से एक दूसरे को दबा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और देन उसे आंखों को खोला। अब उसकी आंखें एकदम ठंडी और उसने घूर कर वेनिंग को देखा और अपनी तलवार को फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाया, मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना, और वहां से चला गया। जबकि वेनिंग एकदम शांत और जाते हुए सिजोई को ही देख रहा था। वहीं सिजोई सीधा जैस्मिन पवेलियन के बगीचे की ओर चला गया क्योंकि उसे विंग से उसके साथ नाश्ता करने का निमंत्रण मिला था। सिजोई बगीचे के अंदर गया और देखा कि मेज पर विभिन्न प्रकार के भोजन सजाए गए थे। वह विंग की ओर चला और उसे देखकर मुस्कुराया। विंग ने उसे बैठने का इशारा किया। सिजोई ने बिना कुछ कहे बैठ गया। विंग मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है मेरे प्यारे बेटे। सिजोई अचानक नाम सुनकर चौंक गया और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कही, अचानक आपके सुर बदल गए, क्या हुआ? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले नाश्ता तो कर लो। विंग और सिजोई ने खाना शुरू किया। जब भी सिजोई एक निवाला खाता उसकी आंखें चमक उठती क्योंकि सब स्वादिष्ट थे और ये उसका पसंदीदा भोजन भी था। विंग उसे देखकर मुस्कुराया। उसे सिजोई के प्रति काफी मात्र प्रेम महसूस हो रहा था। खैर, आखिरकार वह उसकी माँ है। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, धीरे धीरे खाओ। उसने सिजोई के सिर को हल्के से थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा गला चौक हो जाएगा लिटिल किड। तभी सिजोई ने कफ किया। विंग ने उसकी ओर पानी बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? सिजोई ने तुरंत पानी को पिया और कोल्ड टोन में कहा, इतना स्नेह मत दिखाओ। विंग ने भी मुस्कुराकर कहा, क्यों? विंग ने धीरे से ही कहा, एक माँ अपने बेटी के प्रति स्नेह नहीं दिखा सकती। सिजोई का दिल तेजी से धड़क हुआ। उसने नर्वस टोन में कहा, चलो बस खाना खाते हैं, और उसने तेजी से खाना खाना शुरू कर दिया। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे खाओ लिटिल बॉय। सिजोई के कान लाल हो गए। सिजोई को पिछली बार की तुलना में थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। उसके लिए काफ़ी खास था। अतीत में याऊ हमेशा सिजोई को अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उसका उपयोग करता था ताकि लोग उसे कम ना आंकें, क्योंकि वह एक ओमेगा है और यह भूल ही गया था कि एक माँ का प्यार कैसा लगता है। विंग को इतना अलग अभिनय करते देख वह खुश था, लेकिन साथ ही परेशान भी था। नाश्ता समाप्त होने के बाद नौकरानियां आई और वहां से प्लेट ले गईं और बेकार बड़े बर्तन भी ले गईं। विंग के आदेश पे
सभी ने बगीचे को अकेला छोड़ दिया सिवाय सिजोई के, जिसे विंग अपने साथ चाहता था। विंग ने सिजोई की ओर देखा तो सिजोई ने कोल्ड टोन में ही कहा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो सेकंड मदर? विंग ने सिजोई की ओर देखते हुए ही कहा, क्या तुम जानते हो कि मुझे गुलाम के काले बाजार में कैसे बेचा गया था? सिजोई ने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत है मुझे? विंग हंसा और एक उदास मुस्कान के साथ बोला, मेरे माता पिता किसान थे। वो खुश थे क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे बदलाव देखा और उनकी खुशी पीड़ा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि मैं एक ओमेगा था और मैं 13 साल का था जब ये सब हुआ, और वो मुझ पर इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने मुझे काले बाजार पर सिर्फ 10 सोने सिक्कों पर बेच दिया। विंग इस वक्त एकदम दुखा और धीमी आवाज में बोला, मेरा यौन उत्पीड़न किया गया, शरीर शोषण किया गया, अमीर रईसों ने मुझे छूने की कोशिश की। यह सुनकर सिजोई बहुत दुख हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, यदि आप सहज महसूस नहीं कर रहे तो आपको आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। विंग मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, यह ठीक है। विंग मुस्कुराया जब उसने यानली को याद किया और उसने कहा, मेरी जिंदगी तब बदल गई जब लेडी यानली ने मुझे गुलाम बाजार से अपने पास ले आई। मुझे खुद से कहना चाहिए था कि मैं अपनी जान देकर उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं कितना गलत था। विंग उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वहीं सिजोई विंग की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल बैठ सा गया। उसने कहा, माँ। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर से अंधेरे में रह गया, लेकिन आप जानते हैं, मुझे फिर से रोशनी मिल गई जब महामहिम ने मुझे अपने अंदर ले लिया। उनकी गर्म मुस्कान किसी के भी टूटे हुए दिल को ठीक कर सकती है। उनका देखभाल करने वाला व्यक्तित्व किसी को भी उनसे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता है। वे हृदयहीन नहीं, बल्कि कोमल हृदय वाले हैं। वे हमेशा अपने से ऊपर, अपने से पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। वे हृदयहीन, क्रूर और निर्दयी लग सकते हैं, लेकिन वे एक सराहनीय व्यक्तित्व वाले एक प्यारे इंसान हैं। सिजोई ने खाली नजरों से विंग की ओर देखते हुए कहा, अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर वो अपने ही सगे 2 भाइयों का सिर किसी तरह बेरहम निर्दयी कसाई की तरह कैसे काट सकते हैं? विंग चुपके से मुस्कुराया और बोला, पकड़ा गया। तो आपके दिमाग के साथ ये खेल रहा है प्रिंस। तो विंग ने अचानक शरीर के मालिक के दुखद जीवन के विषय में क्यों सामने लाया? खैर, सिजोई चालाक हो सकता है, लेकिन विंग घुमावदार बातें करने वाला मास्टरमाइंड है। वह जानता है कि उसे कब और कैसे अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वह जानता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी की बातचीत में पूरी तरह से दिलचस्पी लेता है तो वह आमतौर पर कई बातें जो उसके दिमाग में होती हैं। वहीं सिजोई अचानक चौंक गया जब उसने महसूस किया कि उसके मुंह से क्या निकल गया। उसने अपनी सेकंड मदर की ओर देखा, जो एक छुपी हुई उत्सुक नज़र से देख रही थी। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, डियर सन, तुम्हें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत बुद्धिमानी से करना चाहिए। तुम अभी भी इनोसेंट हो। सिजोई ने विंग की ओर कोल्ड नज़रों से देखते हुए कहा, इनोसेंट आप हैं सेकंड मदर। सिजोई ने इमोशनलेस आइज से कहा, मैं उस रात मैंने वह क्रूर कृत्य अपनी आंखों से देखा। विंग ने उसके गालों को छूते हुए कहा, हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है प्रिंस। सिजोई उस पर झुका और कहा, आप मेरी कहानी में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो देखो कैसे आप मुझे अपने शब्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप पर अंग्रेजी में मास्टरमाइंड वर्ड सूट करता है। वहीं सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, इंसानी भाषा में बात करिए। तो विंग ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या मेरे प्रिय बेटे, आप मुझे अपनी कहानी अपने पक्ष की सुनाएंगे? सिजोई ने उसकी ओर देखा और बोलना शुरू किया, मुझे हमेशा पिता के कक्ष में घुसकर उनके पालतू सांपों के साथ खेलने की आदत थी। वे बहुत सुंदर और आकर्षक थे। और ऐसे ही एक रात मैं अपने पवेलियन से बाहर आया
और कुछ मिनट चलने के बाद पिता के निजी पवेलियन में पहुंच गया। मैं पिछले दरवाजे से कक्ष में प्रवेश करने वाला था, लेकिन तभी मैंने रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वो भीख मांग रहे थे। मैंने झाँक कर देखता हूँ तो मैं अपनी आंखों के सामने एक मॉन्स्टर को देखा। मैंने देखा कि मेरे पिता खून से सने हुए अपनी जगह पर बैठे हैं। उनकी तलवार खून से भीगी हुई थी। मेरे 8वें और 13वें शाही चाचा उनके सामने विनती कर रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उनकी जान बख्श दी जाए। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि उनकी पत्नी और बच्चे घर पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कर सिजोई कांपने लगा। विंग ने उसके हाथों को पास बैठा और उसके हाथों को पकड़कर उसे सहारा दिया। सिजोई ने फिर से कहना शुरू किया। इससे पहले वो कुछ कह पाते, मेरे पिता की तलवार ने उन दोनों की गर्दन को काट दिया। हर जगह खून में फैल गया और कटे हुए सिर। सिजोई ये कहते उसके होंठ काँप रहे थे। विंग ने उसे गले लगाया और कहा, शांत हो जाओ प्रिंस। विंग उसकी पीठ को रगड़ रहा था। वही सिजोई मुस्कुराते हुए बोला। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, वो पापपूर्ण मुस्कान। जब उनके अपने चारों ओर खून को देखा, मैं डर गया। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मेरा भी वही हश्र होगा जो मेरे चाचाओं का हुआ है। सिजोई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरा वही हाल होगा अगर मैं क्रूर नहीं बनूंगा। वह अमानवीय है, वो मॉन्स्टर है। मैं अपने मन में सोचा, तो तुम यही सोच रहे हो। उसे भ्रम है और वह उसी में जी रहा है। मैं पिछले 8 सालों से यही कल्पना कर रहा है। उसकी आंखें उदास हो गई। वही सिजोई बस काँप रहा था। अब 2 घंटे बाद डेजी पवेलियन में सिजोई बहुत गुस्से में था। उसने कुर्सी को लात मारते हुए कहा, बाहर में जाओ। वो खुद पर बहुत गुस्सा था। उसने कहा, मैं उससे ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सिजोई इमोशनल मूर्ख होने के कारण खुद पर गुस्सा कर रहा था। उसने अपनी दूसरी माँ के सामने अपना दिल खोल दिया। वह अपने चेहरे को अपनी हथेली से ढकते हुए बिस्तर पर बैठ गया और गुस्से से अपने चेहरे पर अपनी हथेलियाँ रगड़ने लगा। लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया और बिना देखे उसने पहचान लिया कि यह कौन है। विनिंग ने उससे शांति में कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप चुपचाप खेल खेल सकते हैं? सिजोई ने उसकी ओर देखा तो विनिंग ने उसी शांति से कहा, मौन रहकर शक्ति एकत्रित करो, सबको अपनी तरफ कर लो और इसका सही उपयोग करो जब आप वास्तव में सिंहासन पर चढ़ोगे। विनिंग ने बात सिजोई के गालों पर सहलाते हुए कहा। सिजोई एकदम शांत था। खैर, विनिंग यहाँ कुछ हद तक सही भी था। सिजोई को वास्तव में यहाँ अपना असली चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे अपने परिवार की सारी गंदगी से परेशान होनी चाहिए। वह चुपचाप काम कर सकता है जैसे वह कर रहा था। सिजोई मुस्कुराया और विनिंग को चालाक भाव से देखा। उसका मेट आखिरकार इतना बेकार नहीं है। विनिंग ने कहा। सिजोई ने कहा, ओह। सिजोई ने अपनी हथेली के पीछे से उसके गालों को सहलाया और उसने विनिंग की ओर देखते हुए कहा, ओह माय डियर मेट। विनिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सिजोई ने अपने ओमेगा फेरोमोन्स फैलाते हुए कहा, आप मुझे मेरे प्यारे पिता के गुप्त पावर हाउस के बारे में कुछ जानकारी क्यों नहीं देते? विनिंग हंसा और उसने सिजोई को खुद से दूर करते हुए कहा, ऐसा मत करो, यह मुझ पर काम नहीं करेगा। विनिंग ने सिजोई को बिस्तर पर धक्का दिया और कहा, भले ही तुम मेरे साथी हो डियर, यदि तुमने किंग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी संकोच नहीं करूंगा। उसने सिजोई के पेट के निचले हिस्से पर चाकू को रख दिया। वहीं सिजोई हंसा और उसने कहा कि अल्फा मुझे चाहिए, और उसने विनिंग के ओठों पर अपने ओठ रख दिए। वहीं विनिंग की आंखें चौड़ी हो गई। वहीं जैस्मिन पवेलियन में विंग अपने कमरे में बैठा था और अपने हाथ में चाय का कप लिए हुए था। वह कप में अपने चेहरे को अपनी तर्जनी से सहला रहा था और कुछ सोच रहा था। कुछ नया उसके दिमाग में फिर से आया। सिजोई वास्तव में अपने भ्रम में नहीं जी रहा। वह बच्चा बहुत चालाक है।
उसने सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी नहीं कहा कि क्या कम से कम यह पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा कि क्या उसके चाचा वास्तव में निर्दोष थे। वह इतना मूर्ख नहीं है आखिर। इस घटना से उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारने के लिए तैयार रहना होगा। मुझे बस इतना काम करना है कि उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास कराना है, और यह मेरे सम्राट के साथ मेरे भविष्य के प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन की चाबी होगी। विंग शर्म से मुस्कुराया। फिर उसने अपने आप से कहा, वरना मुझे शांति को अलविदा और गंदगी को नमस्ते कहना होगा। तो चलो अब से काम करते हैं। फाइटिंग विंग। विंग सोच ही रहा था कि वो बात कैसे शुरू की जाए, और फिर दरवाज़ा खुला और 2 छोटे खरगोश राजकुमार उसके पास दौड़ कर आए और उसके कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वो उसके साथ बैठ गए थे। विंग ने छोटे खरगोशों की ओर देखा और उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट उभरी, जो जानती थी कि उसे अब क्या करना है। विंग ने एक चालाक मुस्कान दी, फिर अपनी मुस्कान में उलझन भरे भाव में बदल गई और कहा, आनियो। उसने पाउट करते हुए कहा, और मैं इन 2 छोटे बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी से जुई ने खिलखिलाकर हंसा और विंग के गालों पर किस करते हुए कहा, माँ आप बहुत प्यारे हो। विंग एकदम स्तब्ध रह गया। उसने कहा, माँ। विंग पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित था युआन के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर। माँ। विंग को अचानक से अपने दिल में खुशी और वांछनीय भावनाओं का एहसास हुआ। माँ, हाँ, विंग उसकी माँ है। यह वह था जो इतने वर्षों से उसके साथ था। हालांकि असली विंग नहीं था है, लेकिन वह युवान से उतना ही प्यार करता है जितना असली विंग करता है। एजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इससे कहता हूँ कि वह आपको माँ कहे। तुम अब उसकी माँ हो और वह आपको आइन कहता है, और मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये आपको माँ ही कहे। एजी ने पाउट करते हुए कहा। विंग ने उन दोनों के माथे पर किस किया और कहा, मेरे दोनों राजकुमार बहुत अच्छे और प्यारे हैं। और दोनों ही खिलखिला उठे। वहीं विंग ने अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहा, तो क्या ये 2 मेरे प्यारे राजकुमार अपनी फेरी माँ के लिए कुछ कर सकते हैं? एजी ने एक सज्जन की तरह कहा, माय लेडी, आपके लिए कुछ भी। वहीं युवान ने भी एक सज्जन की तरह कहा, मेरी माँ के लिए कुछ भी। इधर टेम्पल में जैसे ही वांग जी मंदिर में पहुंचा, सभी उपासक या कहें उन्हें जिन्हें त्याग दिया गया है और जो मंदिर पर काम करते हैं, उसके सामने झुक गए। उन सभी में से वांग जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी उपपत्नी थी, पूर्व उपपत्नी याओ, जो भी झुक रहा था। और वह पहले जैसे नहीं रहा। अपने अत्यधिक मेकअप कहने और कपड़ों से वह सुंदर नहीं दिख रहा है। उसने एक साधारण से हाम्फू को पहना है। उसके हाथ में एक जेड ब्रेसलेट था और एक जोड़ी जो कि उसके परिवार में उसकी माँ ने उसे एक उपहार के तौर पर दिया था, और उसके बाद एक सुंदर बन की तरह बंधे हुए थे। वांग जी सीधे अपने कमरे में ही चला गया। वहीं चिंग ने कोल्ड टोन में कहा, सम्राट आपकी उपस्थित चाहते हैं ओमेगा याओ। याओ ने ऊपर देखा और बो किया और वहां से चला गया। वहीं चिंग ने अपने मन में सोचा, बिना मेकअप के मिंग याओ भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। वहीं याओ ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि वांग जी उसकी ओर पीठ करके खड़ा था और वह नीचे देख रहा था। याओ अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि किंग यहाँ पर क्यों आए हैं, अपने बेटे की असली पहचान के बारे में, क्योंकि यही सबसे छुपा हुआ एक और रहस्य है। सभी एक ऐसा रहस्य था जिसे वह अपने मरने तक अपने अंदर दफनाए रखता। वह सोच नहीं रहा था, उसे उसकी उम्मीद नहीं थी कि यह सत्य हो जाएगा। उसने नीचे देखते हुए कहा, किंग। वांग जी ने काम टोन में ही कहा, 17 साल पहले तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला याओ? याओ ने दुखी मुस्कान के साथ कहा, उस समय उपपत्नी म्यामा ने पहले 2 अल्फा बेटों को जन्म दे दिया था। सभी अधिकारी उनके पक्ष में थे, और अगर आप सभी को पता चल जाता कि वह एक ओमेगा है, फिर वह भी 6ठे राजकुमार की तरह गुमनाम जिंदगी जीने लगता।
महिला ओमेगा को मूल्यवान माना जाता है, पर पुरुष ओमेगा को घृणित माना जाता है। यही समाज में चल रहा है। मैंने उन्हें नीचे देखते हुए ही कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का बचपन मुश्किलों से भरा हो। कुल मिलाकर मैं असफल रही, लेकिन मैं अपनी जगह सही था। वहीं वांगजी ने उसकी ओर देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आपको क्यों लगता है कि आप सही थे? मिंग्यो काँप सा उठा। वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, पूरे 16 साल बाद मुझे पता चला कि मेरा तीसरा बेटा एक ओमेगा है, वो भी किसी और से। वहीं उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से वहां जाने से पहले उसकी ओर देखा और कहा, मैं तो बस आपके मुंह से ऐसा तो जानने के लिए आया था और मुझे खुशी है, आपने शांति से कहा। वांगजी वहां से चला गया, जबकि मिंग्यो अपना सिर झुकाए हुए सिर्फ रो रहा था। इधर जैस्मिन पवेलियन में विंग ने एक बड़े सफ़ेद कागज पर अपनी ताज़ा सुंदर लिखावट को देखकर उज्जवल मुस्कान दी। एक काली स्याही सफ़ेद चादर में कुछ काले मोती की तरह चमक रही थी। खैर, विंग ने लिखा था। विंग ने सिर्फ 7 निमंत्रण पत्र लिखे, जिसमें से उनने अपनी प्रेमिका के सभी 7 बच्चों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित। विंग ने 7 पत्र लिखे थे। उसने किंग के 7 बच्चों के लिए रात्रि भोज को मंत्रण में आमंत्रित किया था। उसने 2 लोगों के लिए नहीं लिखा था, क्योंकि 2 लोगों को बुलाने के लिए यहाँ ये 2 राजकुमार पहले से मौजूद हैं। उसने पत्र पर लिखा था, प्रिय राजकुमार और राजकुमारी, आज रात मैं अपने मंडप पर एक पार्टी कर रहा हूँ और विशेष अतिथि आप हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे मंडप में आकर मुझे शुभकामनाएं देंगे। उपपत्नी विंग। विंग ने इसे पढ़ा और एक सेटिस्फाइड स्माइल दी। वहीं शुआंग ने विंग से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ आएंगे विंग? विंग ने कहा, मैं 100% दाव से कह सकता हूँ कि वो यहाँ आएंगे। पहले राजकुमार यहाँ मुक्त का स्वादिष्ट भोजन खाने और मेरी खूबसूरत एंशी को देखने के लिए, और निश्चित रूप से दूसरे राजकुमार और चौथे राजकुमार को अपने साथ यहाँ लाएंगे, और तीसरे राजकुमार अवश्य आएंगे, और ये 2 प्यारे खरगोश दोनों राजकुमारियों को लेकर यहाँ आएंगे। उसने एजिन और युआन की ओर देखते हुए कहा, जो एक दूसरे के साथ खेलने के बाद थक कर सो चुके थे। अभी शुआंग ने पूछा, और पहली राजकुमारी और 5वें राजकुमार? विंग ने कहा, मुझे थोड़ा डाउट है। शुआंग ने उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा ये सब भूल जाओ और तैयार हो जाओ। विंग ने पूछा, क्यों? शुआंग ने पूछा, अब हम तो 10 लोगों का खाना नहीं बनाएंगे, है ना? वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने आएंगे। विंग जल्दी खड़ा हुआ और उसने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। वहीं शुआंग ने भी उसे हंसते हुए कहा, फाइटिंग विंग, फाइटिंग। विंग ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और कहा, 10 लोगों के लिए खाना बनाना है। वहीं वो ये सब सोचते हुए अपने 5वें प्रिंस के बारे में सोच रहा था कि 5वें प्रिंस जन्म से ही सिल्वर हेयर के साथ पैदा हुए हैं, जो कि अनयूजुअल और शॉकिंग है। लोग तो ये भी कहते हैं कि 5वें राजकुमार किंग के बेटे ही नहीं हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली में किसी के भी वाइट हेयर नहीं है। लोग उन्हें वाइट हेयर की वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं देखता है। कोई ये भी नहीं मानता कि वो हिज मैजेस्टी के खुद के खून है। और क्या हिज मैजेस्टी इस बारे में जानते हैं? विंग पाउट कर रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे थोड़ा डाउट है कि 5वें राजकुमार शायद ही आए। शुआंग ने कहा, ओह, और पहली राजकुमारी? विंग ने कहा, पहली राजकुमारी आएंगी क्योंकि वो पार्टीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। शुआंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, आपको कैसे पता कि उन्हें पार्टी पसंद है? विंग ने कहा, वो मैंने बस सर्वेंट से सुना। शुआंग ने कहा। शुआंग ने 5वें प्रिंस के बारे में कहा, और फेक प्रिंस का मुझे नहीं पता। विंग ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, फेक प्रिंस? तो शुआंग ने कहा, 5वें राजकुमार के 2 निकनेम हैं, एक फेक प्रिंस और दूसरा वोल्फ प्रिंस। विंग ने कहा, फेक प्रिंस नहीं, तुम उसे वोल्फ प्रिंस कह सकते हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये उस पर सूट करता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।